नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 2 में, जिस कोर्स का नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। आज हम सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल्स के बारे में और लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम लोगों ने एक फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां हमने देखा कि जो आपकी रिसीट पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिट पावर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर होती है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है आपकी रिसीट पावर कम होती है और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है आपकी रिसीट पावर कम होती है। तो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो गेन ऑफ द एंटीनाज होती है वो बेसिकली इफेक्टिव अपर्चर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लैम्डा स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे आप dBW को कैसे आप वॉट्स को, जो पावर है, रिसीव पावर या ट्रांसमिट पावर है, इसको वॉट्स से कैसे dBm में या dBW में आप कन्वर्ट कर सकते हो और कैसे आप पाथ लॉस को डिफाइन कर सकते हो ट्रांसमिट पावर बाय रिसीव पावर। तो बेसिकली हमने देखा कि जो पाथ लॉस होता है PL, उसे हम PT बाई PR के टर्म्स में और dB में, अगर हम dB में डिफाइन करूँ जो रेशियो है उसे PT dBm या dBW माइनस PR dBm या dBW के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पाथ लॉस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और पाथ लॉस को हमने देखा कि पाथ लॉस बेसिकली डिस्टेंस बढ़ता है तो पाथ लॉस भी बढ़ता है। तो पाथ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। इसके अलावा हमने देखा कि बेसिकली जो भी आपकी जो फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल है वो बेसिकली एक फार फील्ड डिस्टेंस में डिफाइन होती है, जिसे हम फ्राउनहोफर रीजन कहते हैं और जिसे हम DF के डिस्टेंस को DF के माध्यम से डिनोट करते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि जो रिसीवर है वो एक क्लोजिंग डिस्टेंस पे मौजूद है या क्लोजिंग डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है जिसकी वैल्यू DF से ज़्यादा होती है। तो एनी डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस पे हमें रिसीट पावर निकालना है तो हम इस फॉर्म में उसे निकाल सकते हैं PR D इक्वल टू PR D0 बाई D द होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं रिसीट पावर एट डिस्टेंस D विल बी इक्वल टू रिसीट पावर एट डिस्टेंस D0 मल्टीप्लाइड बाई D0 बाई D। इससे यह दिखाता है कि आपकी जो ऐसे डिस्टेंस जैसे बढ़ती रहेगी आपकी रिसीव पावर एट डिस्टेंस D कम होते जाएगी। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल के बारे में भी हमने अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। उसमें देखा कि टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल में एक लाइन ऑफ साइट पाथ के अलावा एक बाउंसी पाथ भी होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, और इसमें जो वेरिएशन आती है वो बेसिकली D⁴ के बेसिस पे होती है। एक क्रिटिकल डिस्टेंस भी हमने डिफाइन किया था DC। एक जैसे आपका रिसीवर डिस्टेंस क्रिटिकल डिस्टेंस के बियॉन्ड जाती है तो आपकी जो रिसीव पावर है टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d4 हो जाती है। और इसमें एंटीना हाइट्स पे भी आपकी रिसीट पावर डिपेंडेंट होती है। जैसे एंटीना HT अगर मैंने ट्रांसमीटर एंटीना हाइट लिया और HR मैंने अगर रिसीवर एंटीना हाइट लिया तो रिसीट पावर जो होगी आपकी PR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HT स्क्वायर एंड HR स्क्वायर भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अभी तक जो मॉडल देखा हम लोगों ने वो डिस्टेंस डिपेंडेंट मॉडल थे और हमने ये एज्यूम किया ये फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन। इसलिए हम लोगों ने जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है, जो इसको हम जैसे D0 बाई D द होल स्क्वायर, जो 2 वैल्यू है, जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है वो हमेशा 2 लिया है हम लोगों ने। हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि ये फ्री स्पेस पाथ लॉस है, लेकिन ये जो मॉडल है ये सिर्फ फ्री स्पेस के लिए वैलिड है। अगर आपकी प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट चेंज होती है, अगर आपके प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट अर्बन होती है, रूरल होती है, ऑफिस एनवायरनमेंट होती है, या तो फिर होम एनवायरनमेंट होती है, या ऑफिस फ्लोर्स होते हैं, तो जो आपका पाथ लॉस एक्सपोनेंट है वो उसके मुताबिक वेरी होगा। तो डायनामिज्म लाने के लिए बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट हम जनरली पाथ लॉस एक्सपोनेंट को एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, और इस मॉडल को हम बेसिकली कहते हैं सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल। तो ये सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको इक्वेशन 2.19 में। उससे पता चलता है कि जो आपकी रिसीट पावर है, अगर आप गौर से देखोगे, जो आपकी रिसीट पावर है वो ट्रांसमिट पावर मल्टीप्लाइड बाई के एक कांस्टेंट है जिसके बारे में मैं आगे जाके और बताऊंगा, और D0 बाई D टू द पावर n। और वही अगर मैं फ्री स्पेस लेता हूं तो n की वैल्यू
2 हो जाएगी, जो हमने ऑलरेडी इक्वेशन 2.4 में पढ़ा था, फ्री स्पेस पाथ लॉस इक्वेशन, जहां पर आपकी रिसीट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो इसके बेसिस पर अगर मैं n को वेरिएबल बना देता हूं एट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट, तो ये एक सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल कहलाता है। और सिमिलरली मैं इसको अगर डीबीएम फॉर्म में लिखूं, PR/dBm विल बी इक्वल टू PD/dBm प्लस KdB माइनस मैंने यहां लिख दिया है क्योंकि मैंने यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर D0 और D को चेंज किया है। अगर आप गौर से देखोगे D0/D है, यहाँ पर D/D0, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ गया है। तो आपकी जो रिसीट पावर डीवीएम में होगी वो इक्वल टू PT/dBm प्लस KdB माइनस 10n log 10 D/D0। और फिर से मैं ये स्ट्रेस देने की कोशिश करूंगा कि जब आपकी फ्री स्पेस होती है तो n की वैल्यू 2 हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं पाथ लॉस को डिफाइन करूं तो पाथ लॉस हमने जैसे पढ़ा था, पाथ लॉस एट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू पाथ लॉस एट डिस्टेंस D0 D/D0 द होल स्क्वायर। ये है पाथ लॉस जो हमने पहले पढ़ा था। ये स्क्वायर अगेन ये हमने एज्यूम किया है फ्री स्पेस पाथ लॉस। अगर मैं ये एज्यूम करूं ये फ्री स्पेस पाथ लॉस नहीं है तो हमें पाथ लॉस भी एट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू पाथ लॉस एट डिस्टेंस D0 D/D0 टू द पावर n के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। n जो एक वेरिएबल है जो एक प्रोपगेशन एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसे मैंने यहां लिखा है, द वैल्यूज ऑफ k, D0 एंड n कैन बी ऑब्टेन्ड टू अप्रोक्सीमेट आइदर एन एनालिटिकल और एन एम्पिरिकल मॉडल। k तो एक कांस्टेंट होगा, मैं दिखाऊंगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D0 होगा और बेसिकली k की जो वैल्यू रहेगी वो D0 पे, जो क्लोजिंग डिस्टेंस है D0 और लैम्डा पे डिपेंडेंट होती है। D0 एक क्लोजिंग डिस्टेंस है और n जो है वो जैसे मैंने बताया वो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट। ये जो तीन वैल्यूज है या तो आप एम्पेरिकली निकाल सकते हो या तो थ्रू मेजरमेंट भी निकाल सकते हो। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने बताया k की जो वैल्यू है वो 20 log 10 लैम्डा बाई 4 पाई D0 है। D0 जो क्लोजिंग डिस्टेंस है, लैम्डा जो वेवलेंथ है प्रोपगेशन वेव की, जो वेव आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है उसे हम लैम्डा से डिनोट किए हैं, और D0 जो है क्लोजिंग डिस्टेंस है। तो जैसे आपको k पता चला, n पता चला और D0 पता चला, आप इसको सब्स्टिट्यूट करके आप रिसीट पावर निकाल सकते हैं फॉर एनी गिवन डिस्टेंस d। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि k n की जो वैल्यू है वो जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है वो एक प्रोपगेशन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और हमने जैसे ऑलरेडी देख चुके हैं जो फ्री स्पेस है उसमें n की वैल्यू 2 है। अगर ऑफिस फ्लोर रहेगी या तो फिर इंडस्ट्रियल फ्लोर रहेगा या अर्बन मैक्रो सेल्स, अर्बन माइक्रो सेल्स, स्टोर, फैक्ट्री, होम, उसमें n की वैल्यू वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट। तो जनरली n की वैल्यू थ्रू एम्पेरिकल या बेसिकली मेजरमेंट्स थ्रू निकाली जाती है, जहां हम बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं, कोई सिग्नल रिसीव करते हैं, और बेस्ड ऑन द कर्व फिटिंग वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो ये जो आप n की वैल्यू वेरी हो रही है ये डिपेंड अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट। ये जनरली एम्पेरिकली थ्रू निकाला जाता है, थ्रू मेजरमेंट निकाला जाता है। जैसे अर्बन माइक्रो सेल में डिपेंडिंग अपॉन द क्लटर, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके बेसिस पे n की वैल्यू 3.7 से 6.5 हो सकती है। अर्बन माइक्रोसेल में इसकी वैल्यू 2.7 से 6.5 तक हो सकती है। ऑफिस बिल्डिंग सेम फ्लोर पे रहेगी तो इसकी वैल्यू 1.6 से 3.5 तक भी हो सकती है। ऑफिस बिल्डिंग मल्टीपल फ्लोर्स में इसकी वैल्यू 2.2 से 6 में वेरी हो सकती है। स्टोर में इसकी वैल्यू 1.8 से 2.2 के बीच में हो सकती है, whereas फैक्ट्री में 1.6 से 3.3 और होम में 3 भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट ये जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है आपका n वो वेरी होता रहेगा। एक चीज और अगर आप देखोगे, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आपकी तो बेसिकली ये जो रिसीट पावर है आपकी वो बेसिकली कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आपकी D0/D की वैल्यू कम होगी और बेसिकली उसकी वजह से आपका रिसीट पावर भी कम होगा। तो इसकी वजह से रिसीट पावर कम होगा, और सिमिलरली जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आपकी पाथ लॉस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पाथ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाय, जो पाथ लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D/D0 है। तो पाथ लॉस आपकी जो पाथ लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D/D0 n है। जैसे पाथ लॉस, जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आपकी पाथ लॉस की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब प्रोपगेशन एनवायरनमेंट और हार्श हो रहा है, और बेसिकली आप में आपके सिस्टम में एटेन्युएशन ज़्यादा बढ़ रहा है डिस्टेंस के, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एटेन्युएशन भी उतने ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिसीट पावर कम होगी और पाथ लॉस बेसिकली
बढ़ेगा। तो ये स्लाइड बेसिकली ये दर्शाता है। अगर मैं सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल जैसे मैंने 2.19 में देखा, मैं उसको उस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, PT dBm माइनस PR dBm माइनस K dB। तो हमने देखा था PT dBm राइट साइड में था, मैंने उसको लेफ्ट साइड में ले आया है और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया इक्वेशन में। तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, पाथ लॉस के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो पाथ लॉस एट डिस्टेंस D विल बी इक्वल टू माइनस K dB, K dB हमने ऑलरेडी 2.20 में डिफाइन किया है, प्लस 10n log 10 D by D0। इसमें देखोगे जैसे मैंने बताया, अगर फ्री स्पेस रहेगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये इक्वेशन हमने पहले भी देखा है, जब n की वैल्यू 2 होती है तो ये वैल्यू हो जाती है 20 log 10 d by d0। तो ये इक्वेशन 2.2 से आप काफी हद तक देख सकते हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आपकी पाथ लॉस एट डिस्टेंस d भी बढ़ेगा। फॉर अ गिवन डिस्टेंस जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट, आपकी पाथ लॉस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बेसिकली इक्वेशन 2.21 एंड 2.22 बेसिकली ये बताता है कि आपकी जो पाथ लॉस है और आपका जो रिसीट पावर है वो कैसे n पे डिपेंडेंट है। और ये सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल जो हमने पढ़ा है उसे बेसिकली कभी कभी एवरेज पाथ लॉस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें अगर देखोगे आप जो पाथ लॉस की जो वैल्यू है, इसमें मैंने सब बार लगा दिया है पाथ लॉस पे। इसका मतलब ये डिनोट करता है कि ये एवरेज वैल्यू है, ये डिनोट करता है कि ये एवरेज वैल्यू है। और आप देखोगे इसे मैं एवरेज वैल्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके जब हम लॉग नॉर्मल शैडोइंग पढ़ेंगे, इस पे हम रैंडम फ्लक्चुएशन सुपर इंपोज करेंगे। तो आप देखोगे जो पाथ लॉस की जो वैल्यू है, डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस, वो सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, एक n और एक d। अगर आपको n की वैल्यू पता है और अगर आपको d की वैल्यू पता है तो आपकी कोई भी फॉर अ गिवन वेवलेंथ आप कहीं भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पाथ लॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसे बेसिकली एवरेज पाथ लॉस कहते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ दो सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनिस्टिक क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, d पे डिपेंडेंट है और n पे डिपेंडेंट है, और n इन टर्न प्रोपगेशन एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस d जो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको d और n पता है फॉर अ गिवन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द एवरेज पाथ लॉस। तो इसके बेसिस पे हम आराम से एवरेज पाथ लॉस निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक जो देखा सिंप्लीफाइड पाथ लॉस में, कि जो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस है वो बेसिकली एक डिस्टेंस डिपेंडेंट है और प्रोपगेशन एनवायरनमेंट डिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू आप बेसिकली आराम से एस्टिमेट कर सकते हो। n की वैल्यू आराम से डिपेंडिंग अपॉन प्रोपगेशन एनवायरनमेंट एस्टिमेट कर सकते हो, और डिस्टेंस ऑब्वियसली ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये जो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल है या फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल है या टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल है, ये बेसिकली कोई रैंडमनेस कैप्चर नहीं करता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। समझिए आपका कोई ट्रांसमीटर है यहाँ पर और रिसीवर है। ट्रांसमीटर समझिए कोई बेस स्टेशन भी हो सकता है, कोई एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है, रिसीवर भी कोई आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या आपका बेसिकली लैपटॉप हो सकता है, या तो बेसिकली आपका स्मार्ट वॉच हो सकता है, जीपीएस रिसीवर हो सकता है, एफएम रिसीवर हो सकता है, बहुत सारे टाइप के रिसीवर हो सकते हैं। और उल्टे भी हो सकते हैं, जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ट्रांसमीटर हो सकता है और जो रिसीवर वो बेस स्टेशन भी हो सकता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर आर इंटरचेंजेबल एंड दे आर ट्रांसीवर्स बेसिकली, क्योंकि आपका जो ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह भी एक्ट कर सकता है और जो रिसीवर है वो ट्रांसमीटर की तरह से भी एक्ट कर सकता है। तो समझिए आपके ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में कुछ डिस्टेंस है d, और रिसीवर पे आपको पाथ लॉस एक्सपोनेंट ऑलरेडी पता है। बेसिकली समझिए आपका फ्री स्पेस पाथ लॉस है तो n इक्वल टू 2 होगा, और अगर आपका ऑफिस फ्लोर्स है तो n की वैल्यू वेरी होगी 1.6 से 3 के आसपास में। अगर आपका अर्बन माइक्रोसेल है तो n की वैल्यू 3 से 6 के बीच में वेरी होगी। ये जो मॉडल है सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो बेसिकली जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उनको कैप्चर नहीं करता है। तो जब भी आप ये देखोगे बेस स्टेशन से मोबाइल फोन के बीच में जनरली डिस्टेंस काफ़ी होगा, उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे और रैंडम ऑब्स्टेकल्स होंगे। कोई बस जा रही है, कोई पेड़ आ गया है, कोई लोग मूव कर रहे हैं, और इनफैक्ट बेस स्टेशन और मोबाइल फ़ोन के बीच ही नहीं, एक्सेस पॉइंट और मोबाइल फ़ोन या एक्सेस पॉइंट और लैपटॉप के बीच में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो लोग घूम रहे होंगे और कुछ ट्रॉली जा रही होगी, वगैरह वगैरह जा रहे होंगे, उसकी वजह से आपके जो रैंडमनेस आता है चैनल में, उससे हम जनरली लॉग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से कैप्चर करते हैं।
तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो सिग्नल प्रोपगेशन में को हैम्पर करते हैं, उसे हम जनरली लॉग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये एक रैंडम इवेंट है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स आप प्रायरी जनरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम एक रैंडम मूवमेंट के एज्यूम करके इसे लॉग नॉर्मल शैडोइंग के द्वारा मॉडल करते हैं। और ये मॉडल हैज़ बीन कंफर्म एम्पिरिकली, ये मॉडल जो हमने एज्यूम करेंगे लॉग नॉर्मल शैडोइंग, वो एम्पिरिकली भी कंफर्म किया गया है कि ये बेसिकली इट्स मोर रियलिस्टिक मॉडल टू कैप्चर द ऑब्स्टेकल्स और ऑब्जेक्ट्स, रैंडम फ्लक्चुएशंस ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स और ऑब्जेक्ट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो बेसिकली इसकी मदद से हमें जो रैंडम वेरिएशन आ रही है चैनल में ऑब्स्टेकल्स की वजह से या ऑब्जेक्ट्स की वजह से ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, उसे हम लॉग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉग नॉर्मल शैडोइंग हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर जो साई वैल्यू है उसे हम PT बाय PR, जो पाथ लॉस है, उसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि रैंडम फ्लक्चुएशन है बिकॉज ऑफ ऑब्स्टेकल्स बिटवीन ट्रांसमीटर रिसीवर, उसके वजह से आपके पाथ लॉस में वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि आपके रिसीट पावर में वेरिएशन आएगा ऑब्स्टेकल्स की वजह से। और ये जो साई है इसे हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। तो उसका मॉडलिंग मैंने जो PDF है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो 2.24 में दिखाया है। इसमें देखो जो साई है वो पाथ लॉस है, वो एक रैंडम एंटिटी है जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वेरी हो रहा है। तो जो लॉग नॉर्मल शैडोइंग है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली उससे एक लॉग मीन DB के माध्यम से कैप्चर किया जाता है, और जिसे हम म्यू साई DB, जिसे हम एवरेज DB पाथ लॉस भी कहते हैं, और उसकी यूनिट्स DB में होती है। तो जो म्यू साई DB है वो एवरेज DB पाथ लॉस है, यानी एवरेज पाथ लॉस, जिसने हम सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल पढ़ा था, उसे हम बाद में म्यू साई DB के माध्यम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली नथिंग बट एवरेज DB पाथ लॉस है। अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं और मैं एज्यूम करूं कि जो साई है आपका उसको DB फॉर्म में लिखूं, तो मैं अगर जो साई है आपका, जो हमने पिछले स्लाइड में डिफाइन किया था, साई PT बाय PR, जो आपका पाथ लॉस है, इंस्टेंटेनियस पाथ लॉस है, उसे अगर मैं DB के फॉर्म में डिनोट करूं, डेसिबल्स के फॉर्म में डिनोट करूं, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2.25 इक्वेशन है, क्योंकि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये बेसिकली एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, या जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इक्वेशन 2.25 अगर आप देखोगे वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली अगर मैंने DB वैल्यू ली साई की, जो इंस्टेंटेनियस पाथ लॉस जिसे हमने पिछले स्लाइड में डिफाइन किया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने प्लॉट किया, तो बेसिकली उसका PDF अगर हम देखेंगे वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होता है। और इसको हम बेसिकली तो लॉग नॉर्मल शैडोइंग है उसके हम 2 पैरामीटर से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप कोई भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल को 2 पैरामीटर से क्वांटिफाई कर सकते हो। एक है मीन, जिसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, जिसे हमने एवरेज DB पाथ लॉस के माध्यम से भी डिनोट किया है, और सिग्मा साई DB जो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये मीन है, जिसे हमने एवरेज DB पाथ लॉस लास्ट स्लाइड में भी डिफाइन किया था PL DB के माध्यम से, PL बार DB के माध्यम से। तो आप ये जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल शैडोइंग है, इसे हम 2 पैरामीटर में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मीन, जिसे हम म्यू साई DB, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा साई DB के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। और मोस्ट एम्पिरिकल रिजल्ट्स अगर आप देखोगे इंडोर सिनारियो में और इंडोर बेसिकली मैक्रो सेल्स में और माइक्रो सेल्स में, अगर माइक्रो सेल्स की बात करें जो स्मॉल सेल्स होते हैं, उसमें इसकी वैल्यू 4 to 13 dB में वेरी करती है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैसे अगर मैक्रो सेल की बात करूं, इसकी वैल्यू 5 to 12 dB में वेरी करती है मैक्रो सेल में। तो इसका जो वेरिएशन होता है सिग्मा का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर लॉग नॉर्मल शैडोइंग, जनरली 5 to 12 dB होती है मैक्रो सेल में, और 4 to 13 dB होती है माइक्रो सेल में। सो बेसिकली हमने जो अभी तक पढ़ा देखा, बेसिकली हमने ये सिंप्लीफाइड पाथ लॉस भी देखा और लॉग नॉर्मल शैडोइंग भी देखा। तो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस जैसे हमने पढ़ा, वो बेसिकली आपकी एवरेज पाथ लॉस है, डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस है, और वो प्रोपगेशन एनवायरनमेंट n पे डिपेंड करती है। और उसके अलावा हम लोग लॉग नॉर्मल शैडोइंग पढ़ा, जो बेसिकली रैंडम फ्लक्चुएशन है ट्रांसमीटर और रिसीवर में, वो
ऑब्स्टिकल्स की वजह से जो रैंडम फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ट्रांसमिटर रिसीवर के बीच में, उसे कैप्चर करता है। तो जैसे हमने देखा एक Tx है, ये Rx है, तो Tx और Rx के बीच में समझिए डिस्टेंस d है, और Rx का प्रोपगेशन एनवायरनमेंट हम n के माध्यम से कैप्चर कर रहे हैं, और Tx में हम लैम्डा वेवलेंथ से डेटा भेज रहे हैं। बेसिकली वेवलेंथ जो प्रोपगेशन वेव है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, बिल्डिंग्स है, ट्रीज है, प्लांट्स है, लोग घूम रहे हैं, बसेस है, कुछ भी है, फर्नीचर है, उसकी वजह से जो रैंडम फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसे हमने साई के माध्यम से कैप्चर किया है। साई जो एक रैंडम फ्लक्चुएशंस कैप्चर कर रहा है, और जिसे हमने लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से मॉडल किया है, और जिसकी दो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए, म्यू, इसके हमने दो पैरामीटर डिफाइन किए, एक तो म्यू डिफाइन किया है, म्यू साई डीबी, और हमने एक डिफाइन किया है सिग्मा साई डीबी। तो अब ये दो मॉडल, जैसे हमें अगर कंप्लीट मॉडल पता करना है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि ये दो मॉडल को हम बेसिकली कंबाइन कर सकते हैं। तो जो हमने पाथ लॉस मॉडल पढ़ा है, अगर मैं एक कंबाइंड मॉडल क्रिएट करने का कोशिश करूं, तो इससे मेरा तात्पर्य ये है कि जो आपने पाथ लॉस मॉडल, सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल पढ़ा था फॉर डिस्टेंस d, वो हमने पढ़ा था PL एट डिस्टेंस d0 प्लस n log d by d0, ये सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल था। अगर मेरे को एक कंप्लीट पाथ लॉस मॉडल, इसमें आप देखोगे इसमें रैंडम फ्लक्चुएशन इंक्लूडेड नहीं है, नो रैंडम फ्लक्चुएशन, इसमें कोई रैंडम फ्लक्चुएशन इंक्लूडेड नहीं है, नो अगर मैं इसमें रैंडम फ्लक्चुएशन इंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो मैं इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूं, पाथ लॉस एट डिस्टेंस d, साई मैंने डिनोट किया ताकि डिफरेंशिएट हो सके एवरेज पाथ लॉस से, विल बी इक्वल टू एवरेज पाथ लॉस प्लस साई। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो वैल्यू है वो बेसिकली आपकी सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल से ली गई है, जो एवरेज डीबी पाथ लॉस है, दिस इज एवरेज डीबी पाथ लॉस, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है, और प्लस साई जो है बेसिकली वो रैंडम लॉग नॉर्मल शैडोइंग है, जो लॉग नॉर्मल शैडोइंग है। तो बेसिकली साई जो है वो रैंडमनेस कैप्चर करता है, और पीएल बार डी जो है वो एवरेज डीबी पाथ लॉस करता है कैप्चर। तो ये दोनों को जब मैं कंबाइन कर देता हूं, मुझे कंप्लीट पाथ लॉस मॉडल मिल जाता है ट्रांसमीटर से रिसीवर पे। वही मैंने यहां पर भी लिखा है कि वी कंबाइन सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल एंड शैडोइंग फीडिंग। शैडोइंग फीडिंग को भी मैंने कंबाइन कर लिया, जो बेसिकली आपकी रैंडमनेस कैप्चर कर रहा है, और एवरेज डीबी पाथ लॉस भी कंबाइन कर दिया, जो आपकी बेसिकली डिस्टेंस डिपेंडेंट और प्रोपगेशन एनवायरनमेंट डिपेंडेंट पाथ लॉस कैप्चर कर रहा है। ओके तो इसकी जो वैल्यू है, इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं जो लॉग नॉर्मल शैडोइंग की जो वैल्यू है, इसमें म्यू सिग्मा डीबी 0 है, क्योंकि इसको जो एवरेज डीबी पाथ लॉस आप यहां पर ऑलरेडी कैप्चर कर रहे हो पीएलडी के माध्यम से, और इसकी कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन है और या वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर साई डी बी। ओके तो ये दो जो मॉडल मैंने कंबाइन कर दिया, मुझे कंप्लीट पाथ लॉस मॉडल मिल जाएगा ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में। तो ये चीज मैंने यहां पर भी लिखा है, PL dB इक्वल टू माइनस के डीबी प्लस 10n log 10 d by d0 प्लस साई डीबी। साई डीबी जो है वो आपका, जैसे मैंने बताया, रैंडम फ्लक्चुएशंस लॉग नॉर्मल शैडोइंग कैप्चर कर रहा है, और इसकी जो मीन वैल्यू है म्यू साई डीबी वो 0 है, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा स्क्वायर आई डीबी हम बेसिकली एम्पिरिकल मॉडल से कैप्चर कर सकते हैं, और माइनस के डीबी इजकल टू PL D0 जो हमने पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, और n जो है प्रोपगेशन एनवायरनमेंट है, d है जो डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर रिसीवर है, और D0 जो है वो है क्लोज इन डिस्टेंस। तो ये जो मॉडल है PL DB, ये कंबाइंड पाथ लॉस मॉडल है, इसकी एवरेज वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू यहां से निकल जाएगी, और ऑन टॉप ऑफ इट स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैल्यू है वो बेसिकली आप एम्पिरिकली कैलकुलेट करके इस पे लिख सकते हो। ओके सो साई डीबी इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे हमने दिखा साई डीबी इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जिसे हम टू पैरामीटर्स में डिफाइन कर सकते हैं, म्यू और सिग्मा, विद मीन 0, जो मीन 0 है क्योंकि इसकी एवरेज डीबी पाथ लॉस ऑलरेडी फर्स्ट इसमें कैप्चर हो रही है, इसमें एवरेज डीबी पाथ लॉस इसमें कैप्चर हो रही है।
एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर साई डीबी एंड पीडीएफ गिवन इन 2.25 के पीडीएफ हमने जैसे मैं बता दी, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, साई डीबी जो है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, और उसकी जो पीडीएफ है हमने 2.25 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, तो कंबाइंड जो पाथ लॉस होगा पीएल साई डीबी विल बी इक्वल टू पीएल बार डीबी प्लस ये जो है ये एवरेज पाथ लॉस है प्लस ये जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशन ओवर द एवरेज पाथ लॉस। दिस इज व्हाट कैप्चर्स द, मैं अगर सिंपल टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं, ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशंस ओवर द एवरेज पाथ लॉस। सो इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशंस ओवर द एवरेज पाथ लॉस, इसके माध्यम से मैं इसे कैप्चर कर सकता हूं। पीएलडीबी जो है ये एवरेज पाथ लॉस है। तो आप देखोगे ये एवरेज पाथ लॉस, सब वैल्यूज डीबी में, ये डीबी में भी डीबी में है और ये भी वैल्यू जो मिलेगी आपको डीबी में है। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इन डीबी। तो इसी के माध्यम से अगर मैं रिसीट पावर निकालने की कोशिश करूं, रिसीट पावर आपका डीबीएम में पीटी डीबीएम माइनस पीएल डीबी, तो रिसीट पावर जो होगी आपकी ट्रांसमिट पावर टीएक्स पावर और ये आरएक्स पावर और ये पाथ लॉस में से, टू बी मोर स्पेसिफिक कंबाइंड पाथ लॉस, कंबाइंड पाथ लॉस जो आपके एवरेज पाथ लॉस प्लस रैंडम फ्लक्चुएशन को कैप्चर करता है। तो अगर आप देखोगे जो पीएलडीबी है, क्योंकि इसमें एक 2.27 में अगर आप देखोगे साइड डीबी जो वैल्यू है वो बेसिकली रैंडम एंटिटी है, जिसे हमने इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, सिंस साइड डीबी इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड, पीएल साइड डीबी जो होगा वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। एम आई राइट? क्योंकि आपकी साइड डीबी जो है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर साइड डीबी, तो आपका जो पीएलडीबी है वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो ये भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ये भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो जब आपका पाथ लॉस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा तो आपका रिसीव पावर भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो आप लिंक को समझिए, जब आपका साइड डीबी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है बिकॉज ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स बिटवीन ट्रांसमीटर रिसीवर, उसकी वजह से आपका पाथ लॉस भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि पीएलडीबी तो एवरेज है वो कांस्टेंट रहेगा। उसकी वजह से आपका जो रिसीट पावर है वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, और उसकी जो मीन और वेरिएंस है वो बेसिकली आपकी पाथ लॉस की वैल्यू और आपकी ट्रांसमिट पावर की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगी। तो आगे जाके देखते हैं, जो जैसे मैंने इसमें भी लिखा है, सिंस पीएलडीबी इज अ रैंडम वेरिएबल विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन डीबी एंड मीन पीएल बार डीबी, therefore PRDBM is also random variable। तो रिसीट पावर जो होगी वो भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगी विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन डीबी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होगी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मैंने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंटरचेंजेबली यूज किया है, बेसिकली उसका मतलब एक ही होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। With PRDBM be the distance dependent, let PRDBM be the distance dependent mean of PR bar DBM be the distance dependent mean of PRDBM। तो अगर मैं इसको मीन रिसीट पावर निकालने की कोशिश करूं, जैसे 2.28 में मैंने इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर निकाला था, क्योंकि रैंडमली फ्लक्चुएट हो रहा है रिसीट पावर, तो आपका जो अगर एवरेज रिसीट पावर निकालने की कोशिश करूं तो वो होगा PTDBM, तो कांस्टेंट डिटरमिनिस्टिक क्वांटिटी है, माइनस एवरेज पाथ लॉस और माइनस सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल, एवरेज सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल जो हमने पढ़ा था, उससे अगर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे एवरेज रिसीट पावर मिल जाएगी। तो एवरेज रिसीट पावर किस तरह से निकालूंगा, पीटी डीबीएम माइनस पीएल बार डीबीएम, और पीएल बार डीबीएम हमें पता है इज इक्वल टू के डीबी माइनस 10n log डी बाई डी जीरो। इसकी मदद से मैं एवरेज रिसीट पावर निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इसे पिक्टोरियली दर्शाने की कोशिश करूं तो बेसिकली ये होगा, ये आपकी समझे रिसीट पावर है, इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर है, और ये टाइम एक्सिस है। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर वो बेसिकली फ्लक्चुएट होगी
बिकॉज ऑफ द रैंडम ऑब्स्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या ले रहे हो आप लॉग नॉर्मल शैडोइंग का, और ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, लेकिन आपके एवरेज रिसीट पावर वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगी। आपकी जो एवरेज रिसीट पावर है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगी। ये जो है, जो ब्लू लाइन है वो बेसिकली PR बार dBm है, और ये जो वैल्यू है ये PR dBm है। तो टाइम के मुताबिक आपकी इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर चेंज हो रही है, क्योंकि आपके जो रैंडमनेस है ऑब्स्टिकल्स की वजह से, ऑब्जेक्ट्स की वजह से, ट्रांसमिटर रिसीवर की वजह से, उसकी वजह से आपका रिसीट पावर फ्लक्चुएट हो रही है, और उसकी वजह से जो एवरेज रिसीट पावर है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आपकी जो इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर है वो फ्लक्चुएट होगी। और ये फ्लक्चुएशन और जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट कैसा, मैक्रो सेल है कि माइक्रो सेल है। तो हमने देखा कि माइक्रो सेल में बेसिकली ये 4 to 16 dB तक वेरी हो सकता है, और मैक्रो सेल में 5 to 17 dB तक वेरी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो फ्लक्चुएशंस आपकी रिसीट पावर है वो उस पर डिपेंड करेगी। अगर समझिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ऑफ साइट सॉर्ट ऑफ, या तो कोई डिफरेंट प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट, लेकिन कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो बेसिकली आपका जो इंस्टेंट रिसीट पावर विल बी सेम एज एवरेज रिसीट पावर इन प्रेजेंस ऑफ नो ऑब्स्टिकल्स। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है और कोई प्रोपोगेशन एनवायरनमेंट में कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो बेसिकली वी कैन एज्यूम दैट योर रिसीट पावर, इंस्टेंट रिसीट पावर विल बी इक्वल टू योर एवरेज रिसीट पावर, क्योंकि आपकी जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशन है उस केस में अब साई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड डेविएशन है ही नहीं। ओके, तो इसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं दोनों मॉडल को कंबाइन कर दूं, तो बेसिकली दोनों मॉडल को कंबाइन करने के बाद हमने ये देखा कि जो आपके जो इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर है वो फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि आपका पाथ लॉस फ्लक्चुएट हो रहा है, उसकी वजह से आपके इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर फ्लक्चुएट हो रही है, और इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर को हमने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के माध्यम से मॉडल किया है, क्योंकि आपका जो लॉग नॉर्मल शैडोइंग है, लॉग नॉर्मल शैडोइंग के जो वेरिएबल है साई डीबी, वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। तो उसके बेसिस पे हम कुछ 2 पैरामीटर्स, कम्युनिकेशन पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। वन इज आउटेज प्रोबेबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनदर वन इज 1 माइनस आउटेज प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट हम निकालते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर रिसीट पावर इज ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड पी मिन। ये बेसिकली इसको कभी कभी हम लोग कवरेज प्रोबेबिलिटी के माध्यम से भी जानते हैं, बट इस केस में हम जस्ट इसको एज्यूम कर रहे हैं कि इस 1 माइनस आउटेज प्रोबेबिलिटी, या इसको हम जनरली CCDF भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट्स 1 माइनस CDF। CDF इज नथिंग बट द outage probability. Outage probability that your receipt power is less than a specific threshold. तो पहले हम CCDF निकाल रहे हैं और सॉर्ट ऑफ कवरेज प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जहां हम ये एज्यूम करें कि आपकी रिसीट पावर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, जहां हम डिफाइन करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम परफॉर्मेंस कैसी है, वो एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कि कम है। समझिए आपने कोई रिसीवर डिजाइन किया या कोई कम्युनिकेशन रिसीवर, इसकी रिसीवर सेंसिटिविटी या RSSI लेवल -95 dBm है, तो आपकी इससे रिसीट पावर आपकी जो फ्लक्चुएट हो रही है ये तभी काम करेगा जब आपकी रिसीट पावर -95 dBm के ऊपर हो। अगर -95 dBm के अगर वो नीचे होगा तो ये रिसीवर आपका काम नहीं करेगा। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन ये बताता है कि कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स योर रिसीट पावर इज अबव अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर रिसीट पावर इज अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। तो इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं ये। तो ये देखो कि ये नथिंग बट CCDF है, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी दैट योर रिसीट पावर इज ग्रेटर देन P min till इंफिनिटी। एंड सिंस हमको पता है कि रिसीट पावर जो है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम इससे निकाल सकते हैं PR, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट PR इज ग्रेटर देन P min। तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, P min till इंफिनिटी PR माइनस एवरेज, ये म्यू है जो एवरेज रिसीट पावर है, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर साई डीबी, ये वेरिएंस है। वेरिएंस है जो हमने पहले भी देखा है, ये वेरिएंस है, स्टैंडर्ड वेरिएंस है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और बेसिकली लॉग नॉर्मल शैडोइंग का। तो मैं अगर बस इंटीग्रेशन पर सब्स्टिट्यूशन करूं यहाँ पर, तो y इक्वल टू PR माइनस PR बार बाय सिग्मा
साई डी बी, अगर बाई इंटीग्रेशन पर सब्स्टिट्यूशन करूँ, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पर, तो इसको बेसिकली हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके ये दिखा सकते हैं कि आई कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। उसके बाद मैं इस जो ये फॉर्म देखोगे आप, ये बेसिकली क्यू फंक्शन फॉर्म में है। क्यू फंक्शन हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में पढ़ा है। उसमें हमने देखा कि क्यू फंक्शन इज नथिंग बट बेसिकली टेल ऑफ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। क्यू फंक्शन इज नथिंग बट, अगर मेरे को ए डिफाइन करना है ये एरिया, तो बेसिकली एरिया अंडर द टेल ऑफ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो बेसिकली ये एरिया जो होता है वो क्यू फंक्शन के बेसिस में हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर हमने क्यू, अगर मैंने क्यू बीटा डिफाइन किया तो बेसिकली बीटा ये है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज एरिया, जो एरिया है आफ्टर बीटा उसे हम क्यू फंक्शन के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग एरिया है, क्योंकि अगर देखो कि क्यू फंक्शन एक सिमेट्रिक फंक्शन है, अगर मैं रिमेनिंग एरिया डिफाइन करने का कोशिश करूं तो मैं 1 माइनस क्यू बीटा के माध्यम से डिफाइन कर सकता हूं। जो रिमेनिंग एरिया है उसे मैं 1 माइनस क्यू बीटा के माध्यम से डिफाइन कर सकता हूं। तो ये क्यू फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। ये बेसिकली एक इसके टेबल फॉर्म में आता है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, पब्लिकली काफ़ी अवेलेबल है। क्यू फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल है, और जैसे क्यू फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिकली आपका जो बीटा है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, यानी एरिया उसके अंडर बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली मैं जो इक्वेशन है इसको 2.30 को क्यू फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी कि आपकी रिसीट पावर, जो इंस्टेंट रिसीट पावर है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्यू फंक्शन ऑफ पी मिन माइनस पी आर बार बाय सिग्मा साई डी बी। अगर मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं इसे आराम से टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट कर सकता हूं। ये मुझे बता सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी रिसीट पावर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। सिमिलरली हम एक और परफॉर्मेंस मेट्रिक डिफाइन करेंगे जिसे हम आउटेज प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो आउटेज प्रोबेबिलिटी सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो रिसीट पावर है आपकी एक थ्रेशोल्ड से कम है। क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी रिसीट पावर एक थ्रेशोल्ड से कम है? वो क्यू फंक्शन ऑफ जस्ट पी आर माइनस पी मिन बाय सिग्मा डी बी। तो जैसे हमने पी आर पिन जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी, जिससे आपकी ये इसको मैं डिस्टिंग्विश प्रोबेबिलिटी रिसीट पावर जो है आपकी इसकी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी पी आर लेस देन पी मिन हो सकती है। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे देखोगे आप क्यू फंक्शन का जैसे प्रॉपर्टी मैंने बताया था, तो इसको अगर मैंने ये कर दिया 1 माइनस क्यू फंक्शन इज नथिंग बट ये 1 माइनस क्यू फंक्शन ऑफ पी माइनस पी आर बार बाय sigma psi dB will be equal to q function of pr bar minus p min sigma psi dB। मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे आपकी सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा तो बेसिकली क्यू का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। ये गॉट आई मीन टू से, तो प्रोबेबिलिटी इसकी घट जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है, आपकी मीन वैल्यू पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है, और आपकी एवरेज रिसीट पावर काफ़ी डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे आपकी एवरेज रिसीट पावर बढ़ेगी आपकी आउटेज प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें आप दिख रहा है जैसे आपकी एवरेज रिसीट पावर बढ़ेगी आपकी आउटेज प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और ये आउटेज प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है, जिसे हम CDF के नाम से भी जानते हैं, cumulative distribution function that defines the probability that your receipt power is less than a specific threshold। अगर आपने कोई रिसीवर का थ्रेशोल्ड सेट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो रिसीट पावर है इस थ्रेशोल्ड से कम है? तो ये अगर जितनी कम होगी आउटेज प्रोबेबिलिटी उतनी बेटर है सिस्टम के लिए, जितनी कम होगी आउटेज प्रोबेबिलिटी उतनी बेटर है सिस्टम के लिए। तो हमने इसमें आउटेज प्रोबेबिलिटी ऑल्दो हमने सिर्फ रिसीट पावर के माध्यम से डिफाइन की है, बट आउटेज प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम रेट के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं। समझिए आपने स्टैंडर्ड रेट रखा 1 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज, क्या प्रोबेबिलिटी कि आपकी सिस्टम की जो रेट है वो जो थ्रेशोल्ड रेट है 1 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज से कम है। और SNR के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं हम इसे, बेसिकली बिट रेट के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे थ्रूपुट के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से हम आउटेज प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। जितनी कम आउटेज प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही बेटर होगी आपके सिस्टम के लिए। तो अगर मैंने दोनों मॉडल को कंपेयर करूं, लॉग नॉर्मल शैडोइंग और जो फ्रीज मॉडल है,
फ्री स्पेस ट्रांसमिशन मॉडल, जो डिस्टेंस डिपेंडेंट मॉडल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इक्वेशन 2.4 में। तो अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस डिपेंडेंट मॉडल है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के बेसिस पे, अगर आप देखोगे कॉन्स्टेंट डिक्रीज, और उसके ऊपर जो होता है रैंडम फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ लॉग नॉर्मल। जो रैंडम फ्लक्चुएशन आ रही है वो लॉग नॉर्मल शैडोइंग की वजह से हो रही है, क्योंकि आपकी ऑब्स्टिकल से ट्रांसमिट रिसीवर वो चेंज हो रही हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके चैनल में रैंडम फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जिसे हम लॉग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से कैप्चर कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका जो रिसीट पावर है, अगर आप देख रहे होगे, वो फ्लक्चुएट हो रहा है डिस्टेंस के बेसिस पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है। तो बेसिकली आपका जो कंबाइंड पाथ लॉस मॉडल है वो कंबाइन करता है लॉग नॉर्मल शैडोइंग प्लस द सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल, और आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है पाथ लॉस इक्वेशन का, दैट कैप्चर्स नॉट ओनली द डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस propagation environment through n, but also the random fluctuations between transmitter and the receiver. तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो इस तरह का कुछ दिखता है, पाथ लॉस एंड रैंडम शैडोइंग। तो एक अमीबा सॉर्ट ऑफ कर्व आपको दिखेगा, और ये एवरेज शैडोइंग के साथ सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, सर्कल है, बेस स्टेशन से अगर रिसीवर का लोकेशन ये, तो सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट आपको रिसीट पावर मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ रैंडम शैडोइंग आपका रिसीट पावर में एक सॉर्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस आ रहा है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, हमने देखा कि बेसिकली सिंप्लीफाइड पाथ लॉस के बारे में पढ़ा, और हमने शैडोइंग के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि हमने ये दो मॉडल को किस तरह से कंबाइन करके एक कंप्लीट पैकेज बना सकते हैं एट रिसीवर दैट कैप्चर्स सिंप्लीफाइड पाथ लॉस एज वेल एज द रैंडम फ्लक्चुएशंस। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आगे जाके हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल मॉडल्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।